नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि इस वक्त भैया हमारा चल रहा है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो हालांकि ये पार्ट दूसरा है और पार्ट फर्स्ट तो हमने कल कंप्लीट कर दिया था। हालांकि उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी थी, जैसे कि भोजन को हम कैसे ग्रहण किया और भोजन का बहिर्गमन हमारे शरीर से कैसे हुआ, सारी बातों को हमने डिटेल से बताया है। तो आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 2 की, जो कि ग्रंथियों से संबंधित है। हमारे शरीर में दो ही ग्रंथियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक भैया अपना है लीवर और एक दूसरा है अग्नाशय। एक लीवर है अर्थात हमारे कहने का मतलब यकृत और दूसरा है अग्नाशय। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए अपने देखते हैं टॉपिक पर। तो क्या हुआ कि पाचन में सहायक हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ दो ही मानी जाती हैं, जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये दो हैं, जो कि जिसका नाम है यकृत, जिसका नाम है भैया यकृत और अग्नाशय। हालांकि ये यकृत का चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे होता है अपना यकृत दिखाई दे रहा है और अपना अग्नाशय भी दिखाई दे रहा है। ये पत्ती नुमा होता है, जैसे कि पत्तियाँ हुआ करती है ना, ये पत्ती नुमा होता है। ये देखिए अग्नाशय। तो ये हालांकि दोनों चित्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना था, उन भाइयों से हम क्षमा मांगते हैं कि कुछ लोग कहे कि ये स्पष्ट दिखते नहीं, तो भैया उसके लिए सॉरी। हम कोशिश करते हैं, फिर भी पता नहीं क्या कमी हो जाती है। तो क्या हुआ कि हम बोलते रहते हैं, उसी से आप लोग समझ लिया करें, और हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो आइए बातें करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यकृत और अग्नाशय के बारे में। तो क्या हुआ भैया, पहले अपने यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। हमारे शरीर में इससे बड़ी ग्रंथि कोई नहीं है हमारे। हालांकि ग्रंथियां कई है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि लेकिन अपनी यकृत ही मानी जाती है। तो आइए हम बात करते हैं अपने लीवर की, यकृत की। तो भैया यकृत अर्थात हमारे कहने का मतलब लीवर। सबसे पहले तो हम लीवर के अध्ययन को कहेंगे क्या, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हमने एक बार फिर से बताया था कि विज्ञान की लमसम 55 शाखाएँ हुआ करती हैं, तो उन्हीं 55 शाखाओं में से ये भी अपना है। और न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है, वो भी हमने बताया है। तो 55 शाखाओं में, लेकिन हमको अध्ययन करना हो, अध्ययन ही दो ही शाखाओं के बारे में करना होता है। तो आइए देखते हैं। तो लीवर के अध्ययन को भैया क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। हमको याद रखना है। अब इसे हिपैटोलॉजी क्यों कहा जाता है, चूँकि भैया लीवर की इकाई होती है हिपैटिक सेल। ये हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसकी जैसे कि हमने बताया ना, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी क्यों कहा गया है, कि चूँकि उसकी इकाई होती है न्यूरॉन, उसकी इकाई होती है न्यूरॉन, और भैया इसकी इकाई होती है हिपैटिक सेल या हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। उम्मीद करते हैं तो इतनी बातें, दो फैक्ट समझ में आए होंगे, ये बढ़िया फैक्ट हैं। फिर बात करते हैं कि इसका भार कितना होता है। इसका भार दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये भैया 1500 ग्राम का होता है। हमारे कहने का मतलब 1.5 किलो, 1.5 से 2 भी किलो हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, हर एक आदमी नॉर्मल थोड़ी ना होता है। हर एक आदमी का वेट 60, 70, 50 अलग अलग हुआ करता है ना, तो उसी के अनुसार जो है वो उसके अंग भी बड़े हुआ करते हैं। तो किसी का 1500 ग्राम, किसी का 1700 ग्राम, किसी का 1800 ग्राम, तो ऐसे अपने लीवर हुआ करते हैं। हालांकि इंटरनेशनल तौर पर तो 1500 ही ग्राम माना गया, अधिकतर लोगों का 1500 ग्राम हुआ करता है। तो क्या हुआ भैया, भार इसका 1500 ग्राम हुआ, और इसका रंग लाल भूरा होता है। इसका रंग भैया ये हल्का लाल होता है और भूरा कलर का होता है। ब्राउन एंड रेड का मिक्सिंग होता है, हालांकि हमने इसमें कई कलर शामिल किए हैं, चूँकि थोड़ा दिखे आप सबको, इसलिए हमने कई कलर, लेकिन इसमें ब्राउन, ये भूरा और रेड ही शामिल रहता है। दो कलर का हल्के धूसर रंग का हुआ करता है। तो क्या हुआ फिर भैया, आगे बातें करते हैं। हिपैरिन प्रोटीन, भैया इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, और उसका काम क्या होता है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन हुआ करता है। ये 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्या हुआ भैया, हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से, ये हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, जो कि निकलता कहाँ से है, ये अपने लीवर भैया निकाला करते हैं।
तो क्या हुआ भैया, हिपैरिन नामक प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है, जो कि लीवर से निकला करता है। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता, कि जमता है, इसे पूछा जाता है ना। तो वो अपनी है विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। सॉरी, हमने उसके कुछ गड़बड़ शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी के कारण। तो क्या हुआ, ये रक्त को जमने से रोकता है। तो जब विटामिन के की कमी होती है ना, तो अपने ये हिपैरिन प्रोटीन जो है ना, इसकी अधिकता होने लगती है। विटामिन जब के की कमी होती है तो इसकी अधिकता, विटामिन के की कमी के कारण भैया इसकी अधिकता होती है। हालांकि जैसे शत्रु जो है, ये अपना शत्रु जब अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर देखता है तो उस पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है और अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है, वैसे भैया ये हिपैरिन प्रोटीन का शत्रु अपना विटामिन के हैं। विटामिन के हिपैरिन प्रोटीन का शत्रु है। तो जैसे ही विटामिन के हमारे शरीर में कम हुआ करती है, तो ये क्या काम करता है, अपनी सत्ता स्थापित करने लगता है हमारे ब्लड पर। तो ब्लड पर भैया अपनी सत्ता स्थापित करने लगता है। तो क्या काम करता है, विटामिन के की कमी के कारण अपना वहाँ पर अटैक करके ये रक्त के थक्का को जमने से रोक देता है। बोलता है भैया अब तू बस कर, अब इसके आगे मत जा, हम यहाँ पर रोक रहे, चूँकि अब हमने युद्ध जीत लिया है, तुम्हारे विटामिन के को हरा दिया है और हम यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर भैया इसका प्रतिद्वंदी विटामिन के हुआ। तो बातें क्या हुई कि हिपैरिन प्रोटीन भैया रक्त को जमने से रोकता है ना। हिपैरिन प्रोटीन जो है रक्त को जमने से रोकता है, हमको भूलना नहीं है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम उसके बाद बात करें, इसके दो प्रतिद्वंदी भी हैं। हालांकि चुनाव में कई प्रतिद्वंदी हुआ करते हैं ना, तो इसके दो प्रतिद्वंदी भी हैं। तो इनका काम क्या होता है, दो प्रतिद्वंदी, एक है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, एक है भैया प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, एक है फाइब्रोजेन प्रोटीन, एक है भैया फाइब्रोजेन प्रोटीन। इन दोनों का काम क्या हुआ कि रक्त को जमने में सहायता करते हैं। एक भैया अपने हिपैरिन प्रोटीन थे जो कि रक्त के थक्का को जमने से मतलब रोका करते थे। अब इनका क्या काम क्या हुआ, उनके विपरीत है। बोले चलो तुम थक्का को कब तक, मतलब रक्त को कब तक जमने से रोकोगे, हमारा भी काम है, हम लोग दो लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, रक्त को जमने में सहायता करेंगे। तो भैया इन्हीं की विजयी होती है और ये तो अपना भैया पराजित होता रहता है। हालांकि विटामिन के की अनुपस्थिति में अपना ये अपना काम किया करता है, लेकिन ये दो लोग हैं। हालांकि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह परस्पर प्रॉपर बना रहता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोजिन प्रोटीन दो हुए ऐसे जो कि हमारे रक्त को जमने में सहायता की है। तो उम्मीद करते हैं भैया हिपैरिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोजेन प्रोटीन तीनों समझ में आए होंगे। हिपैरिन रक्त को थक्का जमने से रोकता है, फाइब्रोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन ये क्या काम करता है, रक्त को मतलब जमने नहीं देता है, स्थिरता उसके प्रवाह को बनाए रखता है। आइए बात करते हैं इसके यकृत के कार्य को। यकृत के कार्य के बारे में हम बात करने वाले भैया। यकृत के कार्य क्या हुआ करते हैं, तो ये शरीर के ताप को बनाए रखता है। शरीर के ताप को, अभी आप सब ये कहेंगे कि शरीर के ताप को कैसे बनाए रखता है, तो अपना जो हाइपोथैलेमस, ब्रेन मस्तिष्क का हमारा हाइपोथैलेमस जो है ना, वो हमारे शरीर को ताप को बनाए रखा करता है ना। तो भैया यही संदेशा देता है बच्चा कि हमारे शरीर में ताप की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। हालांकि हमारा ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस तो हमारे यहाँ तक तो आएगा नहीं, लीवर तक तो आएगा नहीं, तो यहीं से संदेशा पहुँचता है कि हमारा जो है ताप का नियंत्रण कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हालांकि माना जाता है अपने मस्तिष्क के मतलब ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो अपना है उसी का काम है कि ताप को नियंत्रित किया करता है। लेकिन लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका लीवर भी भैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमने एसिडिटी सुने होंगे ना, जिसे गैस कब्ज ऐसे सब सारी बीमारियां हुआ करती है। तो कभी कभी हमारा पेट जो है गर्म हो जाया करता है। जैसे कि जब पेट में हमारे कुछ गड़बड़ी होती है तो पेट में गर्मी महसूस होती है ना, आंतरिक गर्मी महसूस होती है। तो ये क्या करता है, अपना लीवर ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, अपना अग्नाशय नहीं जिम्मेदार होता भैया, इसके लिए लीवर ही जिम्मेदार होता है, अपना यकृत ही जिम्मेदार होता है। तो हमको ये बातें ध्यान में रखनी है। शरीर के ताप को बनाए रखता है, हमने बताया ना ताप को कैसे बनाए रखता है, एसिडिटी कभी कभी हमारे पेट में गर्मी महसूस होती है। तो अब बात करते हैं, मृत आरबीसी को नष्ट करता है। हमारे शरीर में जो आरबीसी रेड ब्लड जो मतलब लाल रक्त कणिका हुआ करती हैं, वो जब मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर भैया
लीवर में आया करती हैं तो लीवर भैया अपना क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। अगर ये लीवर नष्ट ना करे तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोग हो जाएं, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। चूँकि ये मृत आरबीसी हुआ करती है ना, हमें जीवित आरबीसी की ज़रूरत होती है, लाल रक्त कणिका जो कि जीवित है उसकी ज़रूरत हुआ करती है। तो मृत आरबीसी को यह नष्ट कर देता है। और एक बड़ी मतलब रोचक बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मेसोडर्म से होता है। भ्रूण अवस्था में मतलब भैया भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मेसोडर्म से होता है। तो इसका कहने का मतलब है भ्रूण, पहले नंबर तो भ्रूण हमको समझना है। भ्रूण भैया जब माँ के पेट में बच्चा हुआ करता है तो वही भ्रूण कहलाता है। जब जो वो पेट में हुआ करता है तो उसकी हड्डी उड्डी तो उतनी होती नहीं, नॉर्मल हड्डियाँ हुआ करती हैं। तो हालांकि अस्थि मज्जा में ही हमारा आरबीसी का निर्माण हुआ करता है ना। कब्रगाह कहा जाता है, प्लीहा अपना जो है कब्रगाह कहा जाता है ना, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो अपना इस प्लीन यानी प्लीहा से हमारे भैया प्लीहा से लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। तो उस वक्त क्या हुआ कि अस्थि मज्जा तो इसके पास बोन मैरो है ही नहीं, बोन मैरो है ही नहीं भैया, नॉर्मल है तो बनेगा कहाँ से रक्त। तो आरबीसी का रक्त भैया ये अपने एक मेसोडर्म से कोशिका होती है, ये अपने भैया लीवर में मेसोडर्म हुआ करता है। तो वहीं से हमारा भ्रूण जो है माँ के भ्रूण से मतलब माँ के पेट से जब बच्चा माँ के पेट में हुआ करता है तो मेसोडर्म से अपने आरबीसी का निर्माण किया करता है। तो क्या हुआ, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मेसोडर्म से होता है। इतनी सी बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो आगे बातें करते हैं कि जहरीले पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। अब जहरीले पदार्थों से शरीर की रक्षा कैसे करता है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में एक अमोनिया नामक जहर बना करती है हमारे पेट में ना, तो उसको ये नियंत्रित करता है। हालांकि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके हमारी यूरेनिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया करता है ये लीवर अपना। तो इसके काम ये हुए कुछ। तो क्या हुआ, जहरीले पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। तो आइए देखते हैं, एक रोचक बातें हैं कि जहर से मृत्यु का प्रमाण यकृत द्वारा मिलता है। हालांकि जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है या जहर वो स्वयं खाया रहता है, कुछ भी किया रहता है, चूँकि उसकी मृत्यु जहर से जब हुआ करती है तो इसका भैया प्रमाण जब पोस्टमार्टम हुआ करता है, जब जांच हुआ करती है तो कैसे जांच हुआ करती है अपने कि इसकी मृत्यु कैसे है, तो उसके लीवर को पहले चेक किया जाता है। उसके पहले भैया लीवर को ही चेक किया जाता है। हालांकि इसको जहर तो नहीं दिया गया है, तो उसको जब इसके लीवर को चेक करते हैं तो उसमें भैया एक कोशिका हुआ करती है, कूफर कोशिका। हमारे लीवर में एक कोशिका हुआ करती है कूफर कोशिका, जिसे हम बोला करते हैं कूफर कोशिका। तो वही जहर देने से वो कूफर कोशिका नष्ट हुआ करती है, नष्ट हो जाया करती है। जब वो कूफर कोशिका नष्ट हो जाती है तो हमारा रिजल्ट निकलता है, तभी हम समझ जाते हैं कि इसको जहर देकर मारा गया है या जहर ये खाया है। तो इसका परिमाण भैया यहीं से मिलता है। हालांकि बताए ना, जहरीले पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा भैया लीवर की मतलब ठीक होने की संभावनाएं बनी रहती। जैसे कि हालांकि एक रोचक बातें और हैं कि एक बार मतलब सर्वप्रथम चूहे पर एक प्रयोग किया गया था कि उसके लीवर के 1/3 भाग को काट कर, ये भैया लीवर हुआ तो इसके 1/3 भाग को काट दिया गया, इसके 1/3 भाग को काट कर अलग कर दिया गया और जो बचा हुआ भाग था वो छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि 10-12 दिन में वो लीवर क्या काम किया, फिर से अपना रूप धारण कर लिया, फिर से अपना रूप धारण कर लिया। तो यही हमारे शरीर की एक इकलौती ग्रंथि ऐसी है जो कि 60 से 70% खराब भी हो जाया करती है, डैमेज भी हो जाया करती है, फिर भी ये अपना काम करती है, फिर भी ये अपने आप में फिर से बन जाती है। तो इसकी ठीक होने की क्षमता बड़ी तेज़ होती है। तो जैसे चाकू को मार दिए पेट में, हमारे लीवर में लग गया, हमारा लीवर कट गया तो हमारी मृत्यु नहीं होगी यार। अगर लीवर में लगा है पेट में तो हालांकि और ही महत्वपूर्ण स्थान है, अंग हैं, वहाँ पर ना लगे, बस अगर लीवर में लगा तो हमारी मृत्यु तो नहीं होगी। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, वो सिल देगा, यहाँ भी लगा चाहे जहाँ लगा, इतना बड़ा घाव हो, जितना भी बड़ा घाव हो, लेकिन हमारा डॉक्टर जो है उसको सिल उल देगा तो सही हो जाएगा वो अपने आप। फिर क्या हुआ, तो बातें ये कुछ हट कर तो नहीं थी, समझने लायक बातें थी, अच्छी बातें थी। तो
हमने बताया। और हमारे शरीर में एक भैया मस्तिष्क अपना हुआ करता है जो कि उसके ठीक होने की दर होती ही नहीं। अगर मस्तिष्क के अंदरूनी भागों में चोट लग गया तो समझो ठीक नहीं होगा वो, तो उसकी क्षमता सबसे कम हुआ करती है ठीक होने की, और लीवर की क्षमता सबसे ज़्यादा हुआ करती है। आइए बात करते हैं फिर अगला काम इसका क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब भैया जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बना करता है ना, उसको भैया ग्लाइकोजन में बदलता है। ये ग्लूकोज को भैया ग्लाइकोजन में बदलता है हमारे शरीर में। हालांकि एक होता है बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बिलिरुबिन की कमी हो गई तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और ग्लूकोज की हमारे शरीर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पीलिया नामक रोग हुआ करता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो और तीसरा और अगला काम इसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है। यह क्या काम करता है भैया? इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब भैया कार्बोहाइड्रेट का वसा में परिवर्तन, मतलब जो ठोस अपना भोजन हुआ करता है उसको गलाकर वसा में परिवर्तित कर देता है ये अपना लीवर। इतनी सी बातें समझ में आई हो तो हम आगे बात करते हैं। और एक जहरीला पदार्थ, हालांकि हमने बताया ना जहरीले पदार्थों से रक्षा करता है। ये अमोनिया जो है ना भैया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया को भैया अपना लीवर जो हुआ करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके हमारे यूरेनिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया करता है। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्रालियों में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? मूत्रालियों में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? हालांकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ, फिर भी यहाँ अमोनिया आ गया तो हम बता दे रहे हैं। तो पूछा जाता है कि मूत्रालियों में ये तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो भैया अपनी अमोनिया हुआ करती है या NH3, तो हमें याद रखना है। तो अमोनिया भैया ये यकृत अपना जो हुआ अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया करता है। और आगे बात कर देखते हैं, एक बिलिरुबिन है जो पित्त निर्माण में सहायक हुआ करती है। बिलिरुबिन भैया ये रक्त परिसंचरण के दौरान बना करती है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन भैया ये रक्त परिसंचरण के दौरान हमारी बिलिरुबिन बनती है। तो इसमें क्या होता है, तो इसकी भैया बिलिरुबिन की कमी के कारण यकृत में एक रोग हुआ करता है पीलिया। अब ये कैसे रोग होता है हम बात करते हैं कि यकृत को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग पीलिया है, जॉइंडिस है। अब पीलिया कैसे होता है? हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के दौरान बिलिरुबिन बना, तो बिलिरुबिन क्या काम किया? हमारे पित्त निर्माण में सहायक है, पित्त को कंट्रोल करता है, ये अधिक ना होने पाए, ये ज़्यादा ना होने पाए। तो क्या हुआ, जब हम दूषित जल पिया करते हैं, दूषित जल भोजन, कुछ भी दूषित जल भोजन पीने खाने से ज़्यादा पीलिया होता है। अगर हम दूषित जल भोजन कुछ भी किए तो दूषित जल भोजन में ये एक नलिका हुआ करती है जो पित्तरस से जुड़ा करती है। तो उस पित्तरस में कुछ मतलब जो है पित्तरस में अगर मतलब कोई बाधा आ जाती है, दूषित जल पीने खाने से कोई बाधा आ जाती है, तो ये बिलिरुबिन क्या हुआ कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, हमारे मतलब जहाँ पित्त का निर्माण होता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। इससे क्या हुआ कि पित्त पर कंट्रोल तो हुआ नहीं भैया, उसका गार्जियन तो ये अपने पित्त का गार्जियन यही है, बिलिरुबिन अपने पित्त का गार्जियन है। जब भैया कोई बंदा है उसका गार्जियन ठीक ठाक नहीं है तो वो बंदा बर्बाद हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो उल्टा सीधा काम करने लगेगा। तो ये अपना भैया पीलिया क्या काम पित्त क्या काम करने लगेगा, अपने मनमानी करने लगेगा। तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, बिलिरुबिन अपना था जो कंट्रोल करता था। हालांकि वो तो अपने उसका तो मार्ग मतलब उसको तो रोक दिया गया यार ना, तो उसका मार्ग ही मतलब रोक दिया गया, उसके मार्ग में बाधा आ गई। तो अब क्या काम किया, पित्त जो है अब अधिक निकलने लगा। अब अधिक निकलने लगा मतलब पित्त की अधिकता हो गई हमारे शरीर में ना, पित्त की हमारे शरीर में भैया अधिकता हो गई। तो क्या काम किया, पित्त की जब अधिकता हो गई तो परिणाम स्वरूप पित्त की अधिकता से हमारे शरीर धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है, हमारे आँख में पीली पड़ने लगती है, हमारे नाखून पीले पड़ने लगते हैं। तो परिणाम स्वरूप यही पित्त की अधिकता धारण कर लेता है पीलिया का रोग, जिसे हम जॉइंटिस कहा करते हैं। जॉइंटिस कैसी हुई, हम हालांकि समझ में आ गया है जॉइंटिस कैसे हुआ कि यकृत को, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है, पीलिया। नहीं तो और दूसरा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है कि बिलिरुबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो पीलिया। ठीक, और भी पूछा जाता है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है किसको, अपने यकृत भैया को प्रभावित करता है। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये कई प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, जॉइंट ए पी ऐसे हुआ करती है। तो अब बात करते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये अपना चित्र दिखाई दे रहा होगा, प्यारा सा यकृत भैया की है। यकृत को देख लीजिए, ऐसे कुछ यकृत हुआ करते हैं। ये जाकर भैया देखिए ऐसे मतलब होता है। अब बातें करते हैं ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि की, जो कि हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि कहलाई जाती है। इसका भी भैया हमारे शरीर में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा करते हैं, हालांकि हमने भी बताया ना मिश्रित ग्रंथि इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकला करते हैं भैया। इसमें जो है ना हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकला करते हैं। ये अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथि से इसलिए नाम पड़ा इसका भैया कि इसका काम ही है। हालांकि कुछ लोगों का तो काम से ही नाम पड़ जाता है ना, जैसे कलुआ, हाँ कलुआ मतलब वो थोड़ा बेचारा, मतलब चलो वो तो बातों की बातें, ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। तो ये इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय भैया इसी कारण पड़ा इसका नाम, सॉरी मिश्रित ग्रंथि इसी कारण इसका नाम पड़ा, चूँकि क्या हुआ कि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकाला करता है। हार्मोन्स प्लस एंजाइम के मतलब मिश्रण के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आइए बात करते हैं भैया अग्नाशय के बारे में। तो इसका सबसे पहले तो वजन, जैसे अपने लीवर भैया का वजन हुआ कितना 1500 ग्राम से 2000 ग्राम ना, तो इसका वजन हुआ 50 ग्राम, मिनिमम 50 ग्राम, मैक्सिमम 85 ग्राम। 100 ग्राम भी हुआ करता है, ऐसी बात नहीं है। तो वज़न 50 से 85 ग्राम कॉमन है, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा, कहीं कहीं 60 से 100 ग्राम दिया करता है। तो हालांकि इसका तो उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ऑप्शन ऐसा देगा तो आप सब पकड़ लेंगे, हमारा उम्मीद है इतना फ़र्क नहीं देगा। तो वज़न भैया 50 से 85 ग्राम है और इसका रंग हल्का क्रीम कलर होता है, हल्का क्रीम कलर का यह होता है अपना भैया। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है भैया। ये क्या हुआ कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो अपना क्या था, ये अपना लीवर था ना। हालांकि ये वेट में भैया इसका भार तो काफ़ी है, और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वेट है 50 से 85 ग्राम। और ऐसा नहीं अंग मत कहिएगा, चूँकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि अपना मस्तिष्क हुआ 1300 ग्राम से 1400 ग्राम है, और अपना हृदय हुआ 300 ग्राम है, अपना किडनी हुआ 150 ग्राम है ना। तो हालांकि वो तो ज़्यादा है, लेकिन ये अपना जो है ये ग्रंथि में बात कर रहे हैं। तो ग्रंथि भैया इसकी 50 से 85 ग्राम इसका वजन होता है। हालांकि अग्नाशय दिखाई दे रहा है ना ये प्यारा सा। तो भैया इसका ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। तो इसकी कोशिका का नाम है लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से मिलकर यह बना होता है। अब ये किस कोशिका से मिलकर बना, अभी हमने बताया कि हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना, इसीलिए इसे हिपैटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। और ये क्या हुआ कि लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से मिलकर बना। ये कोशिका भैया, इसकी कोशिका पूछा जाता है कि अग्नाशय पैनक्रियाज इसे कहा करते हैं, पैनक्रियाज इंग्लिश में। तो ये अग्नाशय जो है पैनक्रियाज भैया किस कोशिका से बना होता है, तो ये लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से बना होता है। हालांकि इसमें अल्फा कोशिका भी हुआ करते हैं, बीटा कोशिका भी हुआ करते हैं, और गामा कोशिका भी हुआ करते हैं। एक भैया और आया है पी कोशिका, तो उसके बारे में अध्ययन नहीं करना है, नया आया है। तो वो गामा कोशिका भैया इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके कोशिका मतलब अग्नाशय का निर्माण बीटा कोशिकाओं के माध्यम से हुआ करता है। अब हार्मोन्स इसके कौन कौन से, आइए हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें अल्फा कोशिका का क्या काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदल देता है। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बना करता है ना, उसको ग्लूकोजन में बदल देता है। हालांकि अभी इसके बारे में बड़ी रोचक बातें हैं जो कि नीचे हम बताते हैं। तो अब दूसरा भैया बीटा कोशिका है, यह इंसुलिन का स्राव करती है, हालांकि इंसुलिन के स्राव जो है, इंसुलिन हमारे शरीर में मधुमेह रोग के लिए जिम्मेदार होता है भैया, मधुमेह रोग के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि डायबिटीज़ जिसे कहा करते हैं। तो हम बात करेंगे अभी इंसुलिन के बारे में, हालांकि दिखाई दे रहा है। तो बीटा कोशिकाओं से अपना इंसुलिन निकला करता है, और एक होता है अपना गामा कोशिका जो कि सोमेटोस्टेटिन, ये भैया इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा लेना, भोजन से जो हमारे शरीर में ऊर्जा बना करती है भैया, जो हमारे शरीर में एनर्जी आया करती है, उसको हम इस क्रिया को हम सोमेटोस्टेटिन कहा करते हैं। सोमेटोस्टेटिन मतलब हमारे शरीर में
ऊर्जा का बनना क्या कहलाई? सोमैटोस्टेटिन। हमारे शरीर में ऊर्जा का बनना सोमैटोस्टेटिन। इतनी सी बातें याद रखना है। ये जो है भोजन से ऊर्जा लेना, मतलब भोजन से ऊर्जा लेता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे बीटा कोशिका से निकली इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंसुलिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? सबसे पहले तो एक बड़ा रोचक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता नहीं है, पूछा गया भी है, ठीक है ना। हालांकि ये पूछा बहुत बार पूछा गया है। तो चलता फिरता क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की भैया? अपने दो वैज्ञानिक भैया थे, बैटिंग एवं बेस्ट। बैटिंग बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज कर डाली। बैटिंग बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने भैया 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज कर डाली, इंसुलिन हार्मोन्स की खोज कर डाली। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है, सारी बातों को हम डिटेल से बताते हैं। तो क्या हुआ? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण भैया मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है तथा इसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आई बात? क्या हमने कहा? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है तथा इसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्या हुआ भैया? इंसुलिन का काम क्या था कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज हुआ करता था उसको ग्लाइकोजन में बदला करता है। हमारे शरीर में इंसुलिन का काम क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज हुआ करता था उसे ग्लाइकोजन में बदला करता है ये इंसुलिन हार्मोन्स। तो जब इंसुलिन हार्मोन्स की ये कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाता। हालांकि ग्लूकोज का यहाँ पर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का गार्जियन कौन बना? मालिक कौन बना? अपना इंसुलिन हार्मोन्स बना। जैसे कि हमने बताया था ना यहाँ पर ये बिलिरुबिन जो कि पित्त का मालिक था, गार्जियन था। तो यहाँ पर भैया किसी कारणवश इंसुलिन हार्मोन्स में मतलब जो कमी आ जाती है तो उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में जो बना करता था क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में चेंज हुआ करता था। तो अब ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पा रहा है तो ग्लूकोज की क्या हुई? हमारे शरीर में अधिकता हो गई। हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो गई तो परिणाम स्वरूप ग्लूकोज की अधिकता के कारण हमारे शरीर में क्या एक रोग पनपा जिसे हम कहा करते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग ग्लूकोज की अधिकता के कारण होती है। तो पूछा जाता है, दो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारा सा बनता है कि ये जो अपना डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ नामक रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण बनता है? पहला तो अपना एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिल गया ना कि डायबिटीज़ नामक रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। तो डायबिटीज़ नामक रोग भैया अपने इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। बातें यहाँ पर क्लियर हुई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बना कि भैया ये दूसरा पॉइंट बना मधुमेह रोग में ये ग्लूकोज की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो हालांकि नीचे दिया रहेगा, पीलिया ऑप्शन में दिया रहेगा, डायबिटीज ऑप्शन में दिया रहेगा। तो हालांकि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिया रहेंगे तो वो अपना है डायबिटीज या मधुमेह। तो मधुमेह रोग में ग्लूकोज की अधिकता हुआ करती है। अब बात करते हैं, ये तो कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हुआ, डायबिटीज रोग हुआ। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि इसकी कमी से भी तो कोई रोग होता होगा ना, इसकी कमी से भी तो कोई रोग होता होगा भैया। वो रोग क्या है? अधिकता, कमी कह रहे हैं, अधिकता से। कमी से तो हमने बताया मधुमेह रोग हुआ करता है और इसकी अधिकता से कौन सा रोग हुआ करता है? इसकी अधिकता से रोग होता है एक हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग इसकी अधिकता से होता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमारा जो ये इनका काम इनको इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब कमी से तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन हो नहीं पाएगा, मतलब बन नहीं पाएगा। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की वृद्धि ही होगी। लेकिन जब इंसुलिन भैया अपना इंसुलिन जो है, इंसुलिन की अधिकता हो जाएगी तो अधिकता में ये इनका काम ही है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। तो अधिकता में क्या हुआ कि ग्लूकोज को अधिक ग्लाइकोजन में बदल दिया। ग्लाइकोजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई। जब ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ गई तो एक बड़ा प्यारा रोग हमको घेर लेता है। उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। तो अधिकता से कौन सा रोग हुआ और भैया कमी से कौन सा रोग हुआ, सारी बातों को हम आप सबको डिटेल से बताए हैं। तो भैया उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आ गई होगी।
तो इसके आगे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अब आप सब अपना काम कर दीजिएगा। तो उसके लिए हम भैया अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे और नमस्कार।